हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लस माइनस सी स्टडी। मैं हूं संदीप सूर्यवंशी और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ज्योग्राफी का एक लेक्चर जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड मैप सीरीज़। वर्ल्ड मैप सीरीज़ में हम मैप की सहायता से दुनिया की अलग अलग जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उनको जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ पर है। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में जो लोकेशंस होते हैं, नदियाँ, पहाड़, पर्वत या फिर अलग अलग लोकेशन होती हैं, उनको हम एक समय के बाद भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। लेकिन हम जब मैप से इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाएगी, जिससे हम इसको एग्ज़ाम के टाइम आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो मैप सीरीज़ है इसको पूरा देखें ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की मैप सीरीज़। आज की मैप सीरीज़ में हम जो है वर्ल्ड का जो इसका सरफेस है अर्थ का, उसका हम बेसिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद इसको डिटेल में अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अर्थ, ये हमारी अर्थ है जिसमें जो इसकी सरफेस पे जो लैंड पार्ट होता है, कुछ कुछ वाटर पार्ट होता है। ये हमारे पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो हमारी अर्थ है ये पोल के पास से थोड़ी सी चपटी सी रहती है, पिचकी हुई सी रहती है, जिसके कारण इसको जियोइड आकार का बोला जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके सरफेस को। तो इसके सरफेस में मेजॉरिटी दो पार्ट होते हैं, एक होती है वाटर बॉडीज़ और दूसरी होती है लैंड बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज़ को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, जिसका शेयर होता है 71%, और लैंड बॉडी को बोलते हैं लिथियोस्फीयर, जिसका शेयर होता है 29%। वाटर बॉडी के एग्जांपल हम देख सकते हैं ओशियन, सी, लेक, रिवर एक्सेट्रा। जहाँ पर भी हमको पानी दिखता है वो वाटर बॉडीज़ है। और दूसरा लैंड बॉडीज़, लैंड बॉडी को एग्जांपल कॉन्टिनेंट, आइलैंड, माउंटेन, पहाड़, पर्वत, पठार जितना भी है, तो ये लैंड बॉडी के एग्जांपल है। देखिए, एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसको हम बाइलिंगुअल कवर करेंगे। इसको क्योंकि कोई एक लैंग्वेज में एक वीडियो बनाए, फिर एक लैंग्वेज में दूसरा वीडियो इसी को बनाए, तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको बाइलिंगुअल जो है वो कवर करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स, जिससे सभी लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी होती भी है तो हम हमें कमेंट करके बता दीजिए, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो इसका जो वाटर टू लैंड रेशो जो रहता है, ये अराउंड 7:3 होता है, वाटर टू लैंड रेशो हमारी अर्थ पे। ठीक है, तो हम देखेंगे वाटर बॉडीज़ और लैंड बॉडीज़ को विस्तार से हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास है। तो हम सबसे पहले लैंड बॉडीज़ में देखते हैं कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट्स के अंदर सभी आ जाएगा माउंटेन्स और पहाड़, पर्वत, पठार, जो भी हार्ड सरफेस है वो। तो हम जब इसको कॉन्टिनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब करेंगे बाकी चीज़ें डिस्कस। तो अभी देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट को हम दो प्रकार से डिस्कस करेंगे, एक एरिया वाइज और एक पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, एक मिनट। तो देख लेते हैं एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज जो है इसका बढ़ते से घटते क्रम में हम इसको डिस्कस करेंगे। हम करेंगे मैप में। देख लेते हैं मैप। ये है मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो ये मैप जो होता है, ये ग्लोब है, ये गोल रहता है। तो हम इसको खोल दिया है, तो इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया जो है वो जुड़ा हुआ रहता है ग्लोब में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया वाइज, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि दुनिया में कितने 7 महाद्वीप होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। ठीक है, और इस मैप में हम जब देख रहे हैं तो हमको अलग ही समझ में आ रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा। कॉन्टिनेंट एशिया होगा, तो हम सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं एशिया। अब चलते हैं हम आगे, धीरे धीरे आराम से, जल्दी नहीं कोई। दूसरे नंबर पे सब जो महाद्वीप होता है, कॉन्टिनेंट होता है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वो जैसे इसके साइड में होगा। एरिया वाइज आप देख भी सकते हैं, ये बड़ा दिख रहा है। सेकंड, थर्ड कौन सा होगा? थर्ड देखने जाए तो हमको दिख रहा है या तो नॉर्थ अमेरिका है तो साउथ अमेरिका, तो ये होगा थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे आएगा जैसे उसका साइड, साउथ अमेरिका। ठीक है, क्लियर इतना। फिफ्थ नंबर पे अब 3 बचे हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और नीचे ये एंटार्क्टिका।
तो हमको साइज़ के हिसाब से दिख रहा है अभी भी यहाँ पर कि अंटार्कटिका थोड़ा बड़ा है, तो हम ये आ जाएगा 5वें नंबर पे अंटार्कटिका। 6वें नंबर पे आएगा यूरोप, और 7वें नंबर पे या फिर लास्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप या कॉन्टिनेंट बोला जाए तो ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा बोला जाए तो एशिया। ठीक है, आप इसको मैप में 1-2 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लोकेशन एकदम हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने देखा एरिया वाइज, अब हम इसको देख लेते हैं पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, तो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज में थोड़ा सा ही फ़र्क आता है, बाकी सभी सेम रहता है। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि दुनिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो 2 ही कंट्री में है, एक तो चाइना में, एक तो इंडिया में। तो इससे हम गेस कर सकते हैं कि जो नंबर 1 होगा पॉपुलेशन में वो एशिया होगा। ठीक है, नाउ अगेन सेकंड नंबर पर जो होगा पॉपुलेशन में वो होगा अफ्रीका, एरिया में भी अफ्रीका ही था। थर्ड नंबर पे अब यहाँ पर थोड़ा चेंज आता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे जो होता है वो होता है यूरोप, क्योंकि जो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जनसंख्या घनत्व होता है, वो बचे हुए बाकी महाद्वीपों या कॉन्टिनेंट से ज़्यादा होता है। यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है जनसंख्या की, तो इस कारण यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। ठीक है, फिर इजी है बाकी, तो चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, आगे चलते 5वें नंबर पे साउथ अमेरिका। ठीक है, पर यहाँ थोड़ा चेंज आता है, यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ता है कॉमन सेंस कि अंटार्कटिका में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी या ऑस्ट्रेलिया में। हम सभी को पता है अंटार्कटिका एक पोल पर स्थित है, और जहाँ पर जो है जो लाइफ है बहुत कम पाई जाती है। तो यहाँ पर लाइफ मतलब गिने चुने ही कुछ लोग रहते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा 6 नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आएगा अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज जो है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, महाद्वीपों का। तो क्लियर है आई होप सबको कि कैसे होगा एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से इनका वर्गीकरण हमने कर दिया है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। जो हमारी लैंड बॉडीज़ पढ़ ली हमने, वाटर बॉडी पढ़ ली, वाटर बॉडी में भी हम मेजर बॉडी अभी पढ़ेंगे। जो माइनर बॉडीज़ है वो हम जब कॉन्टिनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेजर बॉडी होती है ओशियन और सी। तो सी क्या होता है, सी में क्या होता है कि सी वो वाटर बॉडी होती है जो 3 तरफ से स्मॉल वाटर बॉडी से घिरी होती है और एक तरफ से ओशियन से घिरी होती है। ठीक है, तो उसको सी कहा जाता है। तो इसको भी हम अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओशियन। ओशियन क्या होता है, ओशियन को हम देखें जो एरिया वाइज देखें, वॉल्यूम वाइज, डेप्थ वाइज, कोस्टल लाइन वाइज, सबके हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है। ठीक है, सबसे हम पहले हम देखें कि दुनिया में कितने ओशियन होते हैं, कितने महासागर होते हैं। तो दुनिया में मुख्यतः 5 महासागर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये तो हमने यहाँ देख लिया, पर इसको हम मैप में समझेंगे। ठीक है, यहाँ याद रखना उससे ज़्यादा आसान है मैप में याद रखना। ठीक है, इसको हम 4 पैरामीटर के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, डेप्थ वाइज और कोस्टल लाइन वाइज। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, आयतन के हिसाब से, गहराई के हिसाब से और जो इसकी तट रेखा है उसके हिसाब से देखेंगे, बड़े से छोटे रूप में। ठीक है, तो देख लेते हैं हम मैप में। तो ये हमारा मैप है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है कि ये जो शुरू के 3 पैरामीटर है इसमें सभी सेम रहते हैं, सभी का ऑर्डर सेम रहता है। एक आखिरी जो कोस्टल लाइन है उसके हिसाब से, तट रेखा के हिसाब से ये कुछ 1-2 चेंज होते हैं। तो पहले हम देखेंगे एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के हिसाब से बड़े से छोटे के रूप में कौन से महासागर या फिर ओशियन है। तो हम सभी को पता है दुनिया में सबसे बड़ा महासागर जो होता है प्रशांत महासागर होता है। तो प्रशांत महासागर जो है इस रीजन से इस रीजन में फैला हुआ है, ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो ये हम देख इसको मार्किंग कर देंगे नंबर 1। दूसरा होता है इसके जस्ट बगल में अटलांटिक ओशियन जो इस रीजन में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ याद रखने वाली, इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या होता है कि अटलांटिक ओशियन ऐसे
ऐसे करके कुछ शेप में फैला हुआ है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि किस महासागर या किस ओशियन का आकार एस के आकार का होता है। तो एस के आकार में कौन सा हमारा अटलांटिक ओशियन होता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा हमें, एस के आकार में अटलांटिक ओशियन होता है। तीसरा ओशियन देखिए सबसे बड़ा, तो जस्ट उसके आगे चले तो ये आता है इंडियन ओशियन। ठीक है, हिंद महासागर, तो ये हमारा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ओशियन हो जाएगा। उसके बाद जो दो ओशियन बचे हमारे, एक ये रीजन में आर्कटिक रीजन में और एक ये अंटार्कटिक रीजन में। तो हमारा चौथे नंबर पे आता है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, तो चौथे नंबर पे जो हमारा सबसे बड़ा महासागर आता है वो आता है सदर्न ओशियन, जो इस रीजन में पड़ता है सदर्न ओशियन। ठीक है, फोर्थ नंबर पे सदर्न ओशियन, जिसको अंटार्कटिक ओशियन भी कहा जाता है। और सबसे आखिरी या सबसे छोटा महासागर जो है पाँचवें नंबर पे, वो आएगा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये जो क्रम है महासागरों का, ये है क्षेत्रफल के हिसाब से, गहराई के हिसाब से, आयतन के हिसाब से। ठीक है, एक और कैटेगराइजेशन देख लेते हैं, वर्गीकरण जो होता है, जो इसकी तटरेखा होती है समुद्री तटरेखा, उसके आधार पर। तो उसके आधार पर सिर्फ एक जगह जो इसका चेंज आता है, बाकी सब जगह सेम रहता है। पहले नंबर पे देखें तो ये तटरेखा ये होती है, तो सबसे बड़ी तटरेखा जैसा कि हमको पता है जो पैसिफिक ओशियन है उसी की है, तो नंबर 1 पे पैसिफिक ओशियन ही आएगा। दूसरे नंबर पे बड़ी रेखा अटलांटिक ओशियन की ही है, तो दूसरे नंबर पे भी अटलांटिक ओशियन ही रहेगा। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी तटरेखा वही सेम इंडियन ओशियन की है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे भी इंडियन ओशियन ही रहेगा। चेंज आता है यहाँ पर जो आर्कटिक ओशियन है और अंटार्कटिक ओशियन है। ठीक है, तो उसकी तटरेखा देखें तो आर्कटिक ओशियन की तटरेखा कंपेयर करें आर्कटिक ओशियन से, तो आर्कटिक ओशियन की तटरेखा हम लंबी पाएंगे कंपेयर टू अंटार्कटिक ओशियन या फिर सदर्न ओशियन। तो चौथे नंबर पे हमारा हो जाएगा आर्कटिक ओशियन और पाँचवें नंबर पे सदर्न ओशियन या फिर अंटार्कटिक ओशियन हो जाएगा। तो ये आप एक बार ट्राई कीजिए मैप में, तो आपको आसानी से ये दिमाग में फिट हो जाएगा और एग्ज़ाम के समय जब याद करेंगे तो रिकॉल भी हो जाएगा। इसकी मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ, जिसको हम हमारे ट्रिक वाले सेक्शन में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक होती है याद रखने की, जिसको कहते हैं पैसा। ठीक है, तो ये होती है एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ वाइज अगर हम बड़े से छोटे के तरफ देखें तो ट्रिक पी से पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे हमारे ट्रिक सेक्शन में। ओके, तो आगे देखते हैं। हमने डिस्कस कर लिया वाटर बॉडी क्या होती है और लैंड बॉडी क्या होती है। हम इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं जो इनके अंदर आते हैं। जो अदर टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो रिलेटेड है इनसे। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, यूरेशिया, ओशियानिया और नल आइलैंड। ठीक है, तो हम इसको अभी बेसिक रूप में देखेंगे, बाकी इसको इनके ऊपर पर्टिकुलर जो लेक्चर्स बनेंगे उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली क्या होता है कि जो वर्ल्ड की अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन होती है उनको याद रखना, आइडेंटिफाई करना बहुत वैसे कठिन होता है। तो हमने इसको याद रखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस खींच ली है अर्थ सरफेस पर। ठीक है, ये लाइन हमें दिखाई नहीं देती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, जो कुछ आड़ी और खड़ी रेखाएं के रूप में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के रूप में जो है हमारी ग्लोब पर हमने खींच रखी है। तो इन्हीं को बोला जाता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो हम इसको देखते हैं मैप की सहायता से। तो ये मैप है हमारा, और ये जो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने खींची है ऐसी जितनी भी दिख जाए आपको, तो ये सभी कहलाती है लैटिट्यूड्स। हिंदी में कहा जाता है इनको अक्षांश। ठीक है, और जितनी खड़ी रेखाएं हमें दिखेंगी, वर्टिकल रेखाएं, उन सभी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स, या फिर हिंदी में बोला जाता है देशांतर।
ये जो खड़ी रेखाएं होती है एक्चुअली ये सीधी नहीं होती, ये अर्थ की सरफेस के हिसाब से थोड़ी सी ऐसे होती है। जो इसके सेंटर में सबसे छोटी होती है और जो एकदम आखिरी रेख जो लाइंस होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे सर, बेसिक जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हमारे काम की है वही इसमें देखेंगे। तो जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारा, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो हमारी अर्थ सरफेस को बराबर 2 भागों में डिवाइड करता है। एक ऊपर का सरफेस होता है, एक नीचे का सरफेस। तो ऊपर के सरफेस को बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे के सरफेस को बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। इसको हम इस हिसाब से डिवाइड करते हैं क्योंकि नॉर्थ पोल हमारा ऊपर है, साउथ पोल हमारा नीचे है। तो नॉर्थ पोल की तरफ का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ पोल का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। उसी टाइप से जो लैटिट्यूड होता है हमारी, जो वर्टिकल लाइन होती है, वो भी अर्थ को सेंटर से 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। एक होता है ईस्टर्न पार्ट और एक होता है वेस्टर्न पार्ट। तो जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर या फिर पूर्वी गोलार्ध, या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर या फिर पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो जैसे कभी आपने सुना होगा ईस्टर्न कंट्रीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़, तो वो इन्हीं जो है लाइन से डिसाइड होती है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, एग्जाम में बहुत बार बना हुआ है कि जो इक्वेटर है, एक इसको इक्वेटर बोला जाता है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है उसको इक्वेटर बोला जाता है, और जो 0 डिग्री सॉरी हाँ सही है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। तो इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जो एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करती है, क्वेश्चन बनता है। तो ये जहाँ पर क्रॉस करती है उसको बोला जाता है नल आइलैंड। तो नल आइलैंड के पास से क्रॉस करती, नल आइलैंड में क्रॉस करती है, और ये है अफ्रीका के गिनी रीजन में। इसको हम देख लेते हैं। तो ये है अफ्रीका, और अफ्रीका के गल्फ ऑफ गिनी यहाँ पर है, क्रॉस करती है प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा आइलैंड पाया जाता है तो इसको नल आइलैंड बोला जाता है, और ये इसको इंडिकेट करने के लिए, इनके क्रॉसिंग को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर ऐसा जो है इंडिकेशन बना हुआ है। तो कभी आपसे पूछा चाहे नल आइलैंड कहाँ पर है, तो वो इनकी क्रॉसिंग पर है। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के पास एक गल्फ ऑफ गिनी में पाया जाता है, रीजन में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे लैटिट्यूड्स हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो बेसिकली जो 5 लैटिट्यूड्स है, एक हमने पढ़ लिया है 0 डिग्री इक्वेटर जिस पे होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर। दूसरा होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। दूसरा होता है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा। ठीक है, तो इससे भी एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे जो एग्ज़ाम में बहुत आता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब विषुवत या भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों जिस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों एक ही महाद्वीप से गुजर रही है जो है अफ्रीका। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे इसको। तो एक होगी इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, दूसरी होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको बोलते हैं हम कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा। ठीक है, अगली होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये कहाँ पर होती है, सॉरी तो अगली होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको यहाँ से हम खींच सकते हैं, सॉरी थोड़ा अलाइनमेंट सही नहीं है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो इस और एक होता है 66.5 डिग्री साउथ, जो लाइन यहाँ से आती है ये वाली। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ पोल की तरफ ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ये आर्कटिक रीजन आ जाता है पूरा। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं आर्कटिक
वृत्त या फिर आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ को, वैसे ही ये रीजन अंटार्कटिक रीजन होता है, तो 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं हम अंटार्कटिक वृत्त या फिर अंटार्कटिक सर्कल। तो ये 5 लैटिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और लैटिट्यूड्स को हम डिटेल में बाद में किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम इसमें देखते हैं और जो हमारे बचे हुए पार्ट है उनको। तो 2 चीज़ और बची है, यूरेशिया और ओशियानिया है। नल आइलैंड तो हमने पढ़ लिया था कि जो साउथ अफ्रीका के पास गल्फ ऑफ गिनी है उसमें जो एक रीजन पड़ता है जहाँ हमारी भूमध्य रेखा और जो प्राइम मेरिडियन मिलती है उसको बोला जाता है नल आइलैंड। देखिए यूरेशिया क्या होता है, तो चीज़ हमें यूरेशिया और ओशियानिया, ठीक है। तो यूरेशिया क्या होता है, यूरोप और एशिया का रीजन जब हम मिला देते हैं तो इसको बोला जाता है यूरेशिया, ठीक है। ये बस एक जियोग्राफिकल टर्म्स बना ली है, ऐसी बहुत सारे टर्म हैं जिसको हम डिस्कस करते रहेंगे समय समय पर। तो यूरोप और एशिया को मिलाकर बना है यूरेशिया। यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है, यहाँ पर यूरल माउंटेन्स है और यहाँ कैस्पियन सी है, तो ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। और इसको मिला कर अगर हम देखें तो ये रीजन जो कहलाता है यूरेशिया। वैसे ही एक रीजन है ओशियानिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और उसके नियर बाय जितने भी छोटे छोटे आइलैंड हैं उनको मिला के एक रीजन बना लेता है, इसको बोला जाता है ओशियानिया, ठीक है। तो ये बेसिकली टिपिकल जो जियोग्राफिक टर्म्स है जो कभी कभी पूछ ली जाती है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, और भी ऐसी चीज़ें आती रहेगी तो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप का जो हमारा बेसिक्स है वो भी हो गया लगभग। बाकी हम देखेंगे और अगले मैप्स में कि क्या क्या हम नया सीख सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे सेशंस को। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इनको बनाने के लिए और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।